ठीक है। अच्छा, समाधि जो है वो थोड़ा थोड़ा एक सिमिलर टर्म आता है, समाधान, है ना। तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। समाधि का एक तरीके से समाधान से भी आप ले सकते हैं। ठीक है। अब समाधान जो शब्द है, ठीक, उसमें समाधि को जोड़ते हैं। ठीक है। समाधि में कैसे होता है, सबसे पहला वर्ड है इसमें सम, ठीक है, दूसरा है आ, और तीसरा है धी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सम मतलब कि सम्यक। सम्यक मतलब क्या, अच्छा सम्यक क्या अच्छा। मतलब, अच्छा, किन टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है। सम्यक जब हम कहते हैं तो क्या, उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, तब हम कहेंगे सम्यक। ठीक है। और आ जो वर्ड जी। यूज हुआ है उसका मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है। जब सम्यक मतलब कि उसकी क्वालिटी, और आ मतलब कि उसकी क्वांटिटी, और धी मतलब क्या, धारण करना, है ना। जब हम धर्म के बारे में कहते हैं, है ना, धर्म भी इसी वर्ड से आया है ना, धार्यति इति धर्म। ठीक है। जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब जो है, जो चित्त को, चित्त के जो धारण कर, मेनली योग मतलब दर्शन की जब हम बात करते हैं तो वो चित्त के बारे में बात करते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करें, चित्त की ऐसी अवस्था जहाँ पे हमें जो है सम्यक मतलब कि क्वालिटेटिव वे में, और आ मतलब कि क्वांटिटेटिव वे में, दोनों तरीके से जब हमें क्या ना करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। अगर जनरली हम देखेंगे तो क्या कहते हैं, अगर हमें दोनों में से कोई एक चूज करना है, जैसे कि क्वालिटी है या क्वांटिटी, तो हम कभी कभी क्या कहते हैं कि जैसे मान लो जाए हमारे पास क्वांटिटी कम है ना, कि जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं, जैसे यूट्यूब में हम वीडियो देख रहे हैं मान लीजिए, तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो कैसे देखना है, मेरे को एचडी क्वालिटी में देखना है, भले मैं कम देखूंगा, कम कंज्यूम करूंगा, बट मैं एचडी क्वालिटी में देखूंगा। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी को हम वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ कुछ क्या कहते हैं, नहीं भाई मेरे को तो क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, तो मैं जो है 240 जो मेगापिक्सल होता है ना, उसमें देखूंगा। तो फिर मैं जो है ज्यादा को कंज्यूम कर पाऊंगा, अगर मैं जो है क्वालिटी पे अगर वो कॉम्प्रोमाइज करूं तो, है ना। लेकिन जो समाधि की जो अवस्था है वो कैसी अवस्था है, उसमें ना हम क्वांटिटी को वो करेंगे और ना ही क्वालिटी, दोनों चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दोनों चीजें जो है वो कैसी रहेंगी, अपने हाईएस्ट पीक पे। ठीक है। समाधि अवस्था ये अवस्था है। ठीक है। एक तरीके से समाधि मतलब कि चित्त की एकाग्र अवस्था। ठीक है। एकाग्र अवस्था, और बाकी आगे चल के जब आप कहोगे तो फिर उसको निरुद्ध अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है। जब हम चित्त के बारे में बात करते हैं तो चित्त, सॉरी, जब हम समाधि के बारे में बात करते हैं तो समाधि जो अवस्था है वो कैसी अवस्था है, वो अवस्था है चित्त की सार्वभौम अवस्था। ठीक है। मतलब कि ये जो है वो चित्त में इनबिल्ट रहता है। ठीक है। इसमें कहते हैं सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः। ये जो समाधि अवस्था है वो कैसा है, आपके जो चित्त है उसका सार्वभौम धर्म है, मतलब कि हमेशा से उसमें विद्यमान रहता है, चाहे वो चित्त की कोई भी भूमि हो, कोई भी अवस्था हो, उसमें समाधि अवस्था रहती है। एक तरीके से एकाग्रता की अवस्था से अगर हम करें, है ना, अगर हम कहते हैं समाधि जो है वो चित्त की एकाग्रता वाली अवस्था है ना। तो किसी न किसी पॉइंट, जैसे आप लोगों को पता है क्या चित्त की भूमि है, चित्त की भूमि पता है।
विक्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। पता है कि नहीं? यहाँ पे देखो व्यास भाष्य वाले में, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं चित्त की कितनी भूमियां हैं? 5 भूमियां हैं, ठीक है। चित्त की 5 भूमियां हैं। कौन कौन सी हैं? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सीक्वेंस लिया जाता है वो पहले जो है किसको लिया जाता है? पहले लेते हैं क्षिप्त को, ठीक है। चित्त की भूमियों का सीक्वेंस अगर व्यास भाष्य के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो सबसे पहला जो चित्त की भूमि आती है वो कौन सी आती है? क्षिप्त अवस्था, ठीक है। दूसरी है मूढ़ अवस्था, ठीक है। तीसरी है विक्षिप्त, मतलब कि क्षिप्त है लेकिन विशेष रूप है, ठीक है, उसका विशेष रूप है। अगला कहते हैं एकाग्र भूमि, और सबसे लास्ट है निरुद्ध भूमि, ठीक है। ये जो 5 जो है वो भूमियां हैं, ठीक है। किसकी है? चित्त की, ओके। उसके बाद कहते हैं तत्विक्षे विक्षिप्ते चेतसी विक्षेप उपसर्जन सर्जनी भूता समाधिनम योग पक्षे वर्तते। क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि ये जो भूमियां हैं उनमें से जो विक्षिप्त भूमि वाले है ना, वो योग में नहीं आते हैं, या ठीक है, योग पक्ष के नहीं है वो, ठीक है। कौन नहीं है? विक्षिप्त नहीं है। तो विक्षिप्त अगर हम सीक्वेंस में देखेंगे तो अगर मैं कह दूं कि जो है अगर हम 5 लोग हैं, है ना, उसमें हम कह दें कि 3 वाला, मान लीजिए हम कहते हैं कि, अच्छा इसको एक एग्जांपल से यहाँ पे जो कह रहे हैं है ना, विक्षिप्त जो अवस्था है वो योग की अवस्था नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं है ना, चित्त की भूमि में से जो विक्षिप्त अवस्था है वो योग की अवस्था नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि जो एक एग्जाम लेते हैं उसमें कहते हैं कि जो 50% मार्क्स लाता है, ठीक है, वो पास नहीं है, लेकिन जो 51 लाएगा वो पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा जो 50 लाता है वो पास नहीं है, इसका मतलब क्या है? जो 49 लाएगा वो पास है। For an example, if we are conducting an exam and we are saying that those who have obtained 50% marks are considered as failed, तो वहां पे अगर कोई 49 ला रहा है तो क्या वो पास है क्या? नो सर, नहीं होगा, है ना। सामान्य समझने वाली बात है कि अगर 50 में ही पास नहीं हो जाए तो फिर 49 वाला कैसे पास हो जाएगा? तो जब हम इसको सीक्वेंस में देखते हैं, है ना, जैसे इनने यहाँ पे सीक्वेंस बताया, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एक सेकंड कॉपी, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्तम कहा ना, ये विजिबल हो रहा है क्या? हाईलाइट जो हो रहा है, ठीक है। तो विक्षिप्त वाला क्या है? योग की अवस्था में नहीं आता है ना। तो फिर मूढ़ और जो क्षिप्त है वो ऑटोमेटिक वहां से क्या हो गए? एक्सक्लूड हो गए। मतलब कि क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त जो अवस्था है वो योग की अवस्था नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी योग की अवस्था है, कौन कौन सी अवस्था में अगर रहेगा तो हम उसको योग की अवस्था देंगे। तो एकाग्र और निरुद्ध जो भूमि है वो योग की अवस्था में आएगा, ठीक है। अच्छा, इनको थोड़ा सा
संस्कृत में कि मूढ़ अवस्था क्या होती है, विक्षिप्त अवस्था क्या होती है, क्षिप्त अवस्था क्या होती है, एकाग्र अवस्था क्या होती है और निरुद्ध अवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस हुआ है क्षिप्त अवस्था, है ना। क्षिप्त अवस्था कौन सी अवस्था है? क्षिप्त की अवस्था में क्या होता है, मेनली जो हमारा रजोगुण है ना, वो प्रधान रहता है। और अच्छा, जो चित्त है वो त्रिगुणात्मक है, ये तो पता है ना। जो हमारा जो चित्त है वो 3 गुणों से युक्त है। ठीक है, इसमें पहला है सत्व, दूसरा रज, तीसरा तम, है ना, मतलब 3 गुण हैं। उनमें से जब क्षिप्त की अवस्था होती है, अच्छा ये तीनों गुणों के बारे में थोड़ा बता दीजिए। अगर कोई व्यक्ति जो है वो सतोगुणी है तो उसमें क्या क्या गुण होंगे, कोई बताएगा? सर उसका भोजन शुद्ध शाकाहारी और सात्विक होगा, और उसकी प्रवृत्ति जो है वो भी शालीनता वाली होगी, कुछ इस तरह से था। ठीक है, अगर कोई रजोगुणी है तो क्या होगा? पर इसका ध्यान नहीं आ रहा। रजोगुणी में जब हम जो है थोड़ा सा भोग ऐश्वर्य, है ना, या फिर अपनी जो मतलब एक तरीके से कह लीजिए विषय भोग में जब हम लग जाते हैं, है ना, जब हम चीजों को थोड़ा सा भोग करना चाहते हैं, जो क्रियाशीलता वाली जो अवस्था है उसको हम कहते हैं रजोगुण। तमोगुण क्या है? सर तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, मांस मछली ये सब ज्यादा खाते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है उनको, कुछ इस तरह से होगा थोड़ा थोड़ा। अरे अरे ये तो रजोगुण बता दिया आपने। तामसिक प्रवृत्ति होती है जिसमें जो पर्सन है वो इनएक्टिव हो जाता है। ओके सर। ठीक है, जब जो है कुछ भी करने का मन नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूं रजोगुण की, तो वो लोग थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे चीजों को लेके, चाहे वो गलत चीज हो सही, कोई भी चीज को करने के लिए वो जो है हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन वहीं पे जब आप जो है आप बात करोगे तमोगुण की, तो वो कहेगा छोड़ रहने दे, जाने दे, आज नहीं करेंगे, है ना? और आज नहीं करेंगे मतलब कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, तमोगुणी हो गया। ठीक है, तो उसी के आधार पे थोड़ा सा देखते जाइएगा इनको। सबसे पहली जो अवस्था है वो क्या है, क्षिप्त अवस्था। ठीक है, क्षिप्त अवस्था में क्या होता है, क्षिप्त अवस्था में जो व्यक्ति का जो चित्त है ना, जो चित्त भूमि है उसमें क्या होती है, रजोगुण प्रधान होता है। और बाकी जो 2 गुण हैं, कौन कौन से, सत्वगुण और तमोगुण, वो क्या होते हैं, गौण रहते हैं, मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, रहेंगे वो भी बट कम रहेंगे। ठीक है, मेन उसमें क्या रहेगा, आपका रजोगुण रहेगा। अब रजोगुण है तो उसके साथ अभी मैंने बताया कि जो रजोगुणी व्यक्ति है उसका जो चित्त है वो कैसा होता है, चंचल होता है। ठीक है, तो जो चित्त है उसका जो चित्त है वो कैसा रहेगा, चंचल रहेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा जो आता है, दूसरी भूमि कौन सी है, दूसरी भूमि है मूढ़ भूमि। ठीक है, मूढ़ भूमि में क्या होता है, तो अभी क्या हो गया, अब जो है जो रजोगुण है वो यहाँ पे दब गया, और क्या आ गया यहाँ पे, जो तमोगुण है। ठीक है, यहाँ पे तमोगुण की जो अवस्था है वो यहाँ पे सक्रिय हो गई, और जो सतोगुण है ना, और रजोगुण है वो यहाँ पे क्या हो गया, दब गया। ठीक है, रजोगुण में अभी मैंने इसकी क्वालिटी बताई थी कि कैसा रहता है, आलस्यता, है ना, तंद्रा, निद्रा, ये वाली जो अवस्था है ये आपकी किसकी रहेगी, रजोगुण की। तो वही सेम जो अवस्था है वो आपकी मूड की रहेगी। ठीक है, वो जो है आलस्य करेगा, है ना, या फिर तंद्रा, है ना, निद्रा, सोते रहेगा, आलस में पड़ा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, है ना। अच्छा, अगला जो है वो आता है आपका विक्षिप्त विक्षिप्त अवस्था।
विक्षिप्त अवस्था में क्या रहता है, सतोगुण तो प्रधान रहता है, लेकिन जो आपके बाकी के दो हैं, है ना, कौन कौन से, तमोगुण और रजोगुण, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो विक्षिप्त कह रहे हैं मतलब कि क्षिप्त की विशेष अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मतलब जिस योगी का जो चित्त है वो विक्षिप्त अवस्था में रहता है ना, वो क्या है आपका क्षिप्त की अवस्था से थोड़ा कम चंचल। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि क्षिप्त से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, मतलब कि क्षिप्त में तो काफी चंचल था, है ना, हमारा मन जो है वो इधर उधर भाग जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जो है हमारा मन जो है वो लगने लगेगा। ठीक है, किधर लगने लगेगा, थोड़ा सा योग की तरफ। ठीक है, ये थी आपकी क्षिप्त की अवस्था। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहां तक की जो अवस्था है वो क्या है, योग की अवस्था नहीं है। ठीक है, ये इन्हें कहा ना, इन भूमियों में से विक्षिप्त भूमि वाले चित्त की समाधि विक्षेप के कारण गौण हो जाने से योग की कोटि में नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब कि जो विक्षिप्त अवस्था है वो योग की अवस्था में नहीं आती है। ठीक है, उसके आगे के जो दो हैं, मतलब कि जो एकाग्र भूमि वाले हैं, है ना, और जो निरुद्ध भूमि वाले हैं, वो दोनों क्या है, योग में आते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं एकाग्र भूमि, तो एकाग्र जो अवस्था है वो एक तरीके से, एकाग्र भूमि में क्या होता है, एकाग्र में जो सतोगुण है वो बढ़ा होता है इन कंपेयर टू विक्षिप्त। ठीक है, और जो बाकी के दो हैं वो लेश मात्रा, बहुत थोड़ी मात्रा में बचे रहते हैं। ठीक है, इसको समझ के रहिए, रखिएगा। ठीक है, किसमें कितनी मात्रा में जो है वो कौन से जो गुण है वो बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो एकाग्र अवस्था है उसमें क्या होता है, सत्व गुण जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और जो बाकी के जो दो गुण है ना, वो क्या है, वृत्ति मात्र, बहुत ही थोड़ी मात्रा में बचे हुए हैं। ठीक है, ओके। और जो लास्ट है निरुद्ध अवस्था, उसमें क्या होता है, जो गुण हमें मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि जो हमें बाहर की चीजों में, निरुद्ध मतलब कि सारी चीजों क्या हो रही यहाँ पे एक तरीके से खत्म हो गई, है ना, जो एक्सटर्नल जो चीजें थी, है ना, जब हम बात कर रहे थे सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन सबको जैसे कि जो हमें संसारिक चीजों में लगा रही थी एक तरीके से, तो वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। या फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो कर्म बंधन है वो क्या हो गया, वहां पे खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो समाधि एकाग्र भूमि वाले चित्त की होती है, विद्यमान पदार्थ को यथार्थ रूप में प्रकाशित करती है। ठीक है, मतलब कि जो एकाग्र भूमि वाली जो अवस्था है चित्त की, उसमें क्या होता है, जो चित्त है वो जो पदार्थ है उसका यथार्थ रूप, मतलब कि उसका वास्तविक जो स्वरूप है उसमें प्रकाशित करती। जैसे अगर हमारा मन जो है वो किसी चीज में एकाग्र हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, है ना, जब हम योग की बात करते हैं उसमें ध्यान आता है ना, तो ध्यान में हम क्या करते हैं, उसको साक्षात्कार करते हैं, है ना, ओके। अच्छा,
ये जो अवस्था है एकाग्र अवस्था, उसमें और क्या होता है तो कहते हैं क्लेश जो है वो क्या हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है तो कहते हैं कर्म का जो बंधन है वो क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। ठीक है, ये अवस्था क्या है, एकाग्र अवस्था। ठीक है, और लास्ट जो है वो है आपका निरुद्ध अवस्था। वो क्या है आपका असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? पहला सूत्र क्लियर हुआ? अर्थ योग अनुशासनम, इसमें अर्थ का अर्थ क्या है, अनुशासन का क्या अर्थ है, और योग का क्या अर्थ है। योग के अंदर हमने जो है 5 भूमियां देखी है ना, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। यहां तक क्लियर है? जी सर, क्लियर। अब जो अगला सूत्र आता है उसमें आता है योग के लक्षण क्या है। ठीक है, योग के लक्षण मतलब कि एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं योग की डेफिनेशन क्या है। तो क्या है भाई, दूसरा सूत्र कहता है योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। ठीक है, रुक जाना ही क्या है, योग है। ठीक है, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, ना कि रोक लेना। ठीक है, रोक लेना मतलब कि एक तरीके से वॉलेंट्री हो गया है ना, मतलब हम अपनी इच्छा से रोक ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चित्त की वृत्तियां क्या होती है, स्वतः ही रुक जाती हैं। ठीक है, तो वो अवस्था क्या है, योग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चित्त वृत्ति निरोध ने कहा है ना, योग क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं बोला कि योग निरोधा, ऐसे भी तो बोल सकते थे, योग क्या है, निरोध है, ऐसे कह देते, या फिर कह देते योग वृत्ति निरोध, ऐसा भी कह सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, योगा चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, क्योंकि जब निरोध कहेंगे तो ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा। अब निरोध में फिर किसका निरोध करना है भाई, डाउट आ सकता है ना। अगर हम सिर्फ कहें योग वृत्ति निरोधा तो वहां पे भी एक डाउट क्रिएट होता है कि वृत्तियां तो भाई हमारे जो इंद्रियां होती हैं उनकी भी वृत्तियां होती है ना। तो इसलिए इनने कहा योगा चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, ये तो कह दिया, लेकिन इनने ये नहीं कहा कि योग क्या है, सर्व चित्त वृत्ति निरोध है, ये नहीं कहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सर्व शब्द नहीं आया है ना। तो जो हमने पिछले में बात करी, चित्त की सारी भूमियों में भी अगर जो है निरोध ना हो तब भी वो अवस्था क्या है, योग है। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है, अगर हम एकाग्र अवस्था में भी हैं है ना, अगर चित्त की भूमि एकाग्र अवस्था है ना, तो वहां पे भी क्या है, योग है। ठीक है, मतलब कि संप्रज्ञात समाधि भी क्या है, योग है ना। असंप्रज्ञात तो है ही,
अगर हम कह देते सर्वचित्त वृत्ति निरोध, तो वहां पे क्या होता, वहां पे सारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, है ना, निरुद्ध अवस्था आ गई, तो वो तो है ही योग। लेकिन जब हम कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, तो यहाँ पे जो एकाग्र अवस्था है वो भी क्या है, योग की अवस्था है। ये थोड़ा क्लियर हुआ क्या यहाँ पे? नहीं समझ आया? हुँ? समझ आया नहीं आया? हाँ जी सर, क्लियर है सर। अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ बीच में ही। अच्छा, यहाँ पे सर्वचित्त वृत्ति निरोधा क्यों नहीं कहा? योगा सर्वचित्त वृत्ति निरोधा। सर इसलिए नहीं कहा कि सर्वचित्त तो मतलब असंप्रज्ञात समाधि तक चला गया, तो वो तो योग है ही, उससे पहले भी संप्रज्ञात समाधि पे भी है तो भी योग है। मतलब हमारा थोड़ा ध्यान लग रहा है, बैठे हैं हम, योग कर रहे हैं, तो वो भी योग ही है, लाइक इस तरह से कुछ। गुड, ठीक है। तो वहां पे आपका जो एकाग्र अवस्था है, एक तरीके से उसको भी समझ, जो एकाग्र अवस्था है वो भी क्या है, योग है, या फिर संप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था है वो भी अवस्था क्या है, योग कहलाएगी। ठीक है, ओके। अब आगे कहते हैं प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रज तमसोभ्याम। अच्छा, यहां तक अभी देखो सिर्फ, ठीक है, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, तो इसका अर्थ क्या है, ये जो हमारा जो चित्त है वो क्या है, उसका मेनली मेनली जो गुण है। अच्छा, यहाँ पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये हमने समझ लिया है ना कि सर्व शब्द का यहाँ पे ग्रहण नहीं है, अर्थात क्या है, संप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था है वो भी योग इति ख्यायते, मतलब वो अवस्था भी योग कहलाएगी, है ना। दूसरा कहते हैं चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलम त्रिगुणम, मतलब कि ये जो चित्त है वो तीन गुणों से युक्त है। कौन कौन से तीन गुण? तो पहले है प्रख्या। प्रख्या मतलब क्या, सत्व गुण। ठीक है, वैसे प्रख्या का मतलब ज्ञान होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है सत्व गुण। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रवृत्ति। अभी मैंने बताया था कि जो रजोगुणी जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होता है, किसी भी काम में प्रवृत्त होने के लिए एकदम अग्रसर रहता है, एकदम एक्टिव रहता है ना, तो प्रवृत्त मतलब कि एक्टिव तरीके से, या फिर यहाँ पे कहें तो रजोगुणी। ठीक है, और तीसरा है स्थिति, है ना। अभी मैंने कहा था कि जो तमोगुणी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, आलसी प्रमादी, है ना, तो उसमें क्या है, आलस्य है, तमोगुण है ना, तो वो क्या है, स्थिर है, ठहराव है उसमें, है ना। ये जो तीन जो अवस्थाएं हैं, है ना, ये किसकी है, चित्त की। ठीक है, चित्त जो है वो तीन शीलों वाला है, मतलब कि तीन इसके स्वभाव हैं। कौन कौन से, सत्व, रज और तम। ठीक है, फिर आगे कहते हैं प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, मतलब कि जो चित्त का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, प्रख्यारूप है, मतलब कि सत्व रूप है। ठीक है, सात्विक जो गुण है वही क्या है, चित्त का वास्तविक स्वरूप है। ठीक है,
तमसोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्यम विषय प्रियम भवति। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो अगर जब हमारा जो चित्त है वो जो आपका प्रख्यात रूप तो है ही, है ना, मतलब कि सत्वगुणी तो है ही, लेकिन जब उसमें रजोगुण और तमोगुण ये भी क्या हो जाते हैं, संश्लिष्ट हो जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, मतलब कि उसमें जब तीनों गुण जो है वो एक तरीके से आ जाए, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि या आपका तमोगुण बढ़ जाए या रजोगुण बढ़ जाए, है ना, इस तरीके से जब हो जाए, है ना, और जो सतोगुण है वो कहीं पीछे चला जाए, तब क्या होगा, संसृष्टम ऐश्वर्यम विषय प्रियम भवति। मतलब ऐसा चित्त कैसा है, इसको ऐश्वर्य प्रिय होता है, ठीक है, मतलब कि उसमें जो है जैसे मैंने बात करी रजोगुणी प्रवृत्ति की, है ना, क्योंकि चित्त के तीनों गुण तो रहते ही हैं, लेकिन अगर जो है उसमें रजोगुण थोड़ा प्रधान हो गया तो वो क्या है, थोड़ा सा चीजों को अचीव करने के लिए भागेगा, है ना, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, है ना, कि मेरे को ये भी चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, है ना, इस तरीके से, ठीक है। विषय प्रवृत्ति अगर हम कहते हैं तो विषय प्रवृत्ति मतलब कि जो इंद्रियों का सुख है ना, जैसे रजोगुण का ही एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ। रजोगुण में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो आपका जो विषय भोग है ना, उनको करना चाहता है, जैसे कि आपका कह लीजिए जैसे आपके इंद्रिय है ना, जैसे स्वाद इंद्रिय है तो वो स्वाद का रसास्वादन करना चाहेगा, है ना, ठीक है। जैसे कोई चीज देखने में प्रिय लग रही है ना, तो देखने वो किसका विषय है, आपकी चक्षुर इंद्रिय का, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो आपका इंद्रिय विषय है वो इसको प्रिय होते हैं, जब कब, जब उनमें रज तमसोभ्याम संश्लिष्ट, ठीक है, जब इसमें रजस और तमस जो है वो संश्लिष्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, तदेव तमसानुविद्धम अधर्म अज्ञान, ठीक है, अवैराग्य अनैश्वर्य पंगम भवति, ठीक है, मतलब कि जब ये जो चित्त है वो तमस से युक्त हो जाए तब क्या क्या होता है उसके अंदर, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो क्वालिटीज हैं, है ना, उनको प्राप्त होती हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो चित्त है, कौन सा चित्त, तम तम देखो सत्वगुण उसमें रहेगा ही, ठीक है, लेकिन जब उसमें तमोगुण भी आ जाए, है ना, तब क्या होगा, वो जो व्यक्ति है वो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये सारी चीजों के प्रति क्या हो जाएगा, एक तरीके से आरूढ़ हो जाएगा, या फिर उधर उसके विषय जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। ये जो, क्योंकि चित्त का जो मेन जो रूप है ना, मेन स्वरूप क्या है भाई, सत्वगुण, प्रख्यारूपम, है ना, यस सर, वास्तविक स्वरूप क्या है, सत्व स्वरूप, ठीक है, लेकिन उसमें जब वो जो है वो तमस से बंध जाए तो उसके अंदर अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये सारी चीजों को प्राप्त होता है, ठीक है, ओके। आगे कहते हैं वही जो चित्त है जब क्षीण मोह आवरण वाला हो जाता है, सब ओर से प्रकाशमान, रजो मात्रा से संश्लिष्ट, है ना, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। एक तरीके से आप इसको कह सकते हो
करने का, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य प्राप्त करने का, ये सारा जो गुण है, मतलब एक तरीके से वो कह सकते हो कि उसको कोई भी चीज प्राप्त करने का, है ना, जो क्यूरियस थोड़े से होते हैं, चलो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, है ना, इस तरीके से जो है उसके अंदर गुण आएंगे। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। जहां पे भी ये जो है वही कह रहे हैं ना, वही मतलब कि जो सबसे पहले बता दिया इन्हें, वही क्या, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। ठीक है, तो वो जो चित्त है वो उसमें रजोगुण की मात्रा जो है वो उससे अलग हो जाए और अपने जो सात्विक स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित हो जाए। ठीक है, और क्या हो जाए, और बुद्धि और पुरुष की पृथकता या फिर अन्यता जिसको हम कहते हैं उसका ज्ञान से युक्त हो जाए। तो कौन सी अवस्था है भाई, धर्म में समाधि प्राप्त होती है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। एक्चुअल में ये धर्म में एक समाधि नहीं है, धर्म में एक ध्यान है। ठीक है, धर्म में एक समाधि वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगर सूत्र को देखोगे ना तो यहाँ पे है धर्म में एक ध्यान। ठीक है, तो ये समाधि नहीं है, धर्म में एक ध्यान है। ठीक है, जब ये जो चित्त है उस पे जो रजोगुण है वो कैसा हो जाए, उससे पृथक हो जाए। ठीक है, ओके। तदेव रजलेश मल अपेतम स्वरूप प्रतिष्ठा, मतलब कि जब वो है जो है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, है ना। सत्व पुरुष अन्यता खाति मात्रम, मतलब कि क्या, जो सत्व, सत्व मतलब कि यहाँ पे जो है वो क्या है, बुद्धि। ठीक है, और पुरुष, उनकी क्या हो जाए, अन्यता खाति मात्र, अन्यता मतलब उन दोनों में जो डिफरेंस है ना, बुद्धि और पुरुष में जो डिफरेंस है उसकी ख्याति हो जाए, उसका ज्ञान मात्र हो जाए, तो वो अवस्था क्या है, धर्म में एक ध्यान। ठीक है, धर्म में एक ध्यान की अवस्था उसको कही गई है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो धर्म में एक समाधि की जो अवस्था है ना, ये इसको कहीं कहीं पे जो है आप संप्रज्ञात समाधि के रूप में भी जो है लोग जो है उसको मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है जब हम 4th चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे धर्म में एक समाधि जो है वो अलग से बताई गई है। तो यहाँ पे धर्म में एक समाधि नहीं है, धर्म में एक ध्यान है। ठीक है, ओके। कहने का ये जो सूत्र है ना, योग चित्त वृत्ति निरोधा, उसको अगर हम अगर कंसाइज करें तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जो योग है वो क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। ठीक है, जहां पे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो वो अवस्था क्या है, योग है। लेकिन और एक चीज ये भी इसमें समझना है कि ये जो है चित्त की वृत्तियां जो है वो क्या है, संप्रज्ञात वाली जो अवस्था है वो भी है और असंप्रज्ञात वाली जो अवस्था है वो भी क्या है, वृत्ति निरोध है। ठीक है, दो सूत्र समझ में आए क्या,
सर समझ में तो आए। सर आप पढ़ा कहाँ से रहे हैं? बुक में तो नहीं दिख रहा है ये सब। बुक में नहीं दिख रहा है। ओके, बुक को पूरा पढ़ते जाना है क्या? नहीं, देखो जैसे ये है, इसमें कुछ जो है वो बुक का है और कुछ जो है मैंने जो पढ़े हुए हैं उसमें से है। ओके सर। सारा सारा ऐसे बुक से बुक से रफली पढ़ाने लगूंगा तो फिर वो जो है एक ही सूत्र को 3 दिन पढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है? चित्त के निर्माण में जो है सत्वगुण की प्रधानता होती है, लेकिन उसमें जो रजोगुण है और तमोगुण है वो भी क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको बताया ना मैंने। जी सर। जिसमें चित्त जो है वो रजोगुण और तमोगुण का उभार आता है, उस समय जो मनुष्य है वो क्या करता है, विविध ऐश्वर्यों की, है ना, विषय भोगों की इच्छा करता है। ये कौन सी अवस्था है? चित्त की क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था कहलाती है। ठीक है, हमने बात करी ना इसी की। लेकिन इसमें जो है, इसमें भी जो है आपका जो हमारा रजोगुण है, क्षिप्त अवस्था में भी जो रजोगुण है वो प्रधान होता है। ठीक है, क्योंकि जो जब हम कहते हैं ऐश्वर्य की इच्छा करना, है ना, या फिर विषय भोग की इच्छा करना, तो वहां पे रजोगुण प्रधान होता है। ठीक है, इसलिए इसको आप कह सकते हो कि क्षिप्त अवस्था में जो रजोगुण है वो प्रधान होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको एकदम। ठीक है, आगे कहते हैं जब तमोगुण का उभार अधिक मात्रा में होता है तब जो है व्यक्ति अधर्म, अज्ञान, ये सारी चीजें उसको कैसी लगती हैं, उन सब चीजों में उसको आनंद आने लगता है, वो सब चीजें उसको प्रिय लगती हैं। तो ये अवस्था क्या है भाई? मूढ़ अवस्था है। ठीक है, यही बताया ना हमने। मूढ़ अवस्था में क्या बताया था? इसमें तमोगुण जो है वो प्रधान रहता है और बाकी जो गुण है वो गौण रहते हैं, है ना। ठीक है, यस सर। फिर आगे कहते हैं जब तमोगुण दब जाता है और रजोगुण में थोड़ा उभार रहता है, थोड़ा हल्का सा, है ना, जो कि हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया। ठीक है, तो वो अवस्था क्या है? क्षिप्त अवस्था है। जब व्यक्ति जो है थोड़ा सा धर्म, ज्ञान, वैराग्य, इन सारी चीजों में जब रुचि लेता है तो वो अवस्था क्या है? विक्षिप्त अवस्था है ना। अभी बताया ना ये। हाँ सर। ठीक है, देखो ये कहा ना हमने, तदेव प्रक्षीण, है ना, मोहावरणम सर्वतः, ये जो लाइन है ना, ये आपका उसी चीज को डिफाइन कर दी है कि आपका जो विक्षिप्त अवस्था है वो क्या है भाई। ठीक है, थोड़ा सा और चलते हैं। जब सत्वगुण प्रधान हो जाता है ना, और रजोगुण और तमोगुण क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं, तो साधक किस अवस्था में पहुंच जाता है? धर्म में ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, इसी अवस्था को क्या कहते हैं? पर प्रख्यान की अवस्था के नाम से भी कहा गया है। ठीक है, और ये अवस्था कौन सी है? एकाग्र अवस्था। ठीक है, और लास्ट में जो निरुद्ध अवस्था है उससे तो आपको पता ही है कि जब सर्वचित्त वृत्ति निरोध हो जाए, है ना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पर वैराग्य से चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ठीक है, और असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि हो जाती है। असंप्रज्ञात समाधि को ही निर्वीज समाधि कहते हैं। यही चित्त की निरुद्ध अवस्था है। ठीक है, अभी क्लियर है?
जब हम कहते हैं सर्व चित्त वृत्ति निरोध, तो वो जो है क्या है, निरुद्ध अवस्था है। ठीक है। हाँ सर। तो 2 सूत्र क्लियर हुए क्या? हाँ सर, क्लियर हो गए। बाकी आपको ये बुक चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ। ठीक है सर इसका है ना वो फ्रंट पेज इस पे ग्रुप पे डाल देना तो हम मंगवा लेंगे सर। इसका फ्रंट पेज जो है आपका सत्यपति परिवारक के नाम जी के नाम से है। इसके जो राइटर हैं या फिर भाष्यकार जिसको आप कह सकते हो, ये है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तो शायद आपने पहली वाली जो क्लास है वो करी है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास, शुरू में जब हम योग दर्शन पढ़ा रहे थे। सर मैंने 2-3 क्लास अटेंड की थी शुरू में, फिर उसके बाद मेरी शादी थी घर में तो नहीं कर पाई। अच्छा, ठीक है। तो उसमें ना हमने जो है जितने भी बुक्स है ना योग दर्शन से रिलेटेड, उन सब का जो है फ्रंट पेज का जो है फोटो डाल दिया है। उसकी पीपीटी भी आपको शेयर करी थी। सर मेरे पास एक बुक है सर इसकी, योग दर्शन गीता प्रेस वाली। अच्छा, अगर डिटेल में पढ़ना हो तो ये वाला ले लेना। जी सर। ओके सर। लैंग्वेज इजी है, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। जी सर जी। ओके। और आज की क्लास से कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है? ज्यादा अच्छे से पढ़ा दिया क्या? मैं डिस्कस हुआ था थोड़ा अच्छा। ठीक है। तो मतलब आज की क्लास में तो कोई डाउट नहीं है। चलो अच्छी बात है। मेरे को लगा था शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़े डाउट्स आएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं।